कई सारी बॉलीवुड मूवीज में आप लोगों ने एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि हर इंसान बिकता है, बस आपको उसकी कीमत पता होनी चाहिए। इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये जानने के लिए आपको बहुत बड़ा जानकार होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया चलाएंगे तो आपको खुद ही दिख जाएंगे ऐसे वीडियोस और तस्वीरें जहां पर कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि शेख हसीना के जाते ही किस प्रकार से हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमारे भारत में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि नहीं, वहां पर हिंदुओं के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। बल्कि सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें, एक दो नहीं बल्कि कई सारी तस्वीरें ये कहते हुए वायरल करी जा रही हैं कि देखिए यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं, बांग्लादेश के लोकल्स हैं, वही वहां पर हिंदुओं को बचा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को अगर मैं सच भी मानूं, और मैं मानता हूं कि वहां पर बिल्कुल हिंदुओं को बचाया जा रहा होगा क्योंकि हर जगह पर नेक लोग तो होते ही हैं, पर सवाल मन में फिर ये आ जाता है कि आखिर हिंदुओं को वहां पर बचाया किन लोगों से जा रहा है। अब इन पूरी घटनाओं को देखकर मेरे जहन में अचानक से ऑल आइज ऑन राफा वाला एक कांड याद आता है। भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर मौजूद राफा में जब इजराइल ने हमला करके वहां पर आतंकवादियों की जो टनल्स थी, इजिप्ट की तरफ भागने वाली जो टनल्स हैं, उनको ख़त्म करने का काम किया था, तब हमारे भारत देश में बैठे हुए बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने एक साथ ऑलमोस्ट एक ही समय पर एक ही तस्वीर वायरल कर दी थी। मतलब उन तस्वीरों को देखकर उस समय पर ऐसा लग रहा था कि भैया मतलब इतना सुनियोजित तरीके से तो कभी कोई प्रोटेस्ट करते ही नहीं है बॉलीवुड वाले। मतलब पिछली बार संजय दत्त के लिए ऐसा कुछ हुआ था जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद से बॉलीवुड इतना संगठित कभी दिखा ही नहीं था। और उस पूरे ऑल आइज ऑन राफा वाले कांड के बाद में मेरे मन में ये पूरी उम्मीद जाग गई थी कि अब से जब भी भारत को या भारत के लोगों को या हमारी सभ्यता के लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होगी तो ये बॉलीवुड वाले बिल्कुल आगे आएंगे। लेकिन अब जबकि हम लोग बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा खबरें देख रहे हैं, बमुश्किल कुछ एक लोग हैं जो निकल कर सामने आए हैं। आप हंसल मेहता की बात कर सकते हैं, आप कंगना रनौत की बात कर सकते हैं, सोनम कपूर ने बाय द वे इस बारे में बात करी है, हालांकि उन्होंने बांग्लादेशियों को लेकर बात करी है, पर फिर भी लिखा तो है। सोनू सूद ने इसको लेकर बात करी है। लेकिन बस यही कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लोगों या बांग्लादेशी स्पेसिफिकली बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर बात करी है। इसके अलावा कोई मुझे ऐसा नहीं दिखा जो कि स्पेसिफिक तौर पर बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर आवाज़ उठाता हुआ दिखे। हालांकि बॉलीवुड में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अब सीए की बात चल रही थी तो उसके विरोध में ज़रूर आ गए थे, लेकिन अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इस तरह की आपदा आई है तब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, सीए में बस यही था कि जो भी कोई माइनॉरिटीज़ हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में हैं, जहाँ पर कि मेनली हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, इन लोगों को भारत में नागरिकता देने की बात की गई थी और उसको लेकर अराजकता फिर भारत में कैसे फैला दी गई है हम सभी ने देखा था। तो अब जबकि बांग्लादेश में वाकई में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, मतलब उनके घरों को चिन्हित किया जा रहा है, लिस्ट बनाई जा रही है, सब चीज़ें हो रही, तब कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार व्यक्ति भी इसको लेकर आवाज़ उठा रहा है। एक वीडियो सामने आया जिसमें कि एक नदी किनारे कई सारे हिंदू बैठे हुए थे पलायन करने की तैयारी में। उस वीडियो को खुद रिपोस्ट किया है एलॉन मस्क ने। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई प्रोपेगेंडा चलाने वाली बात तो है नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जमात इस्लामी ग्रुप जिसके के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो कट्टरपंथ को फैलाने का काम करता है बांग्लादेश में और पाकिस्तान आईएसआई का बैकअप ग्रुप माना जाता है वो बांग्लादेश में, उसने भी अब इस बात को कबूल किया है कि हाँ हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया गया है। तो अगर वाकई में ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर इसको लेकर हमारे देश के सो कॉल्ड हीरोज जो हैं वो कुछ बोलते क्यों नहीं? और अगर नहीं बोलते तो भी मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल भाई, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप किस बारे में बोलना चाहते हो, किस बारे में बोलना नहीं चाहते। लेकिन फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं भी अपना एक ओपिनियन बिल्ड कर सकता हूँ कि भाई आपको जहाँ से पैसा मिलता है आप उसको लेकर बोल देते हैं। आपको जब लगता है कि नहीं यार इस चीज़ पर बोलकर हमको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिल सकता है तो हम बोलेंगे। भाई बांग्लादेश के मुद्दे में अगर कोई हिंदू की बात कर रहा है तो उसमें हमको क्या ही रिकॉग्निशन मिल जाएगा भाई? इस बात पे तो फिर मतलब हम लोग एक कॉमन ग्राउंड बना ही सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में जल रहा है। पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया है। फिलहाल वो भारत में मौजूद हैं और पहले शुरुआत में बातें आ रही थी कि वो ब्रिटेन जा सकती हैं, लेकिन अब वो ब्रिटेन भी नहीं जा पाएंगी। मैं आपको ये बता दूं अमेरिका ने ऑलरेडी उनका वीज़ा रद्द कर दिया है। ब्रिटेन क्यों नहीं जा पाएंगी उस बारे में भी आपको बताता हूँ। दरअसल ब्रिटेन जाने की रास्ते में उनका सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो यही बन गया है कि वो भारत आकर रुक गई हैं। ब्रिटेन बिल्कुल असाइलम देता है, आपको बिल्कुल असाइलम देगा। अगर आपके देश में आपको खतरा है तो आपको असाइलम देगा,
लेकिन उसकी एक बहुत छोटी सी शर्त होती है। उसकी छोटी सी शर्त यह है कि आप फिर अपने ही देश से आए, आप किसी और मित्र देश नहीं जा सकते बीच रास्ते में। और शेख हसीना भारत को अपना मित्र देश मानते हुए इस समय यहीं पर शरण लिए हुई हैं। अब ब्रिटेन का एक रूल कि भैया अगर आप कहीं और सेफ फील कर सकते हैं तो फिर आप वहीं रहिए ना, वही इस समय आड़े आ रहा है। तो ऐसे में भारत भी ज़्यादा दिनों तक शेख हसीना को अपने यहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि शेख हसीना को भारत में रखने का सीधा मतलब ये होगा कि बांग्लादेश से आने वाले समय में अपने टर्म्स खराब करना। और देखिए, बांग्लादेश को आप कुछ भी बोल दें, लेकिन आने वाले समय में हमें बांग्लादेश के साथ में अपने टर्म्स ठीक रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इवेंचुअली है तो हमारा पड़ोसी, पसंद हो या ना हो हमको उनके साथ अच्छे से ताल्लुकात बनाकर रखने ही पड़ेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि अच्छे ताल्लुकात रहें, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं बट लोग वहीं रहते हैं। तो ऐसे में शेख हसीना के पास में अब जो नए ऑप्शन बताए जा रहे हैं वो एक यूएई का बताया जा रहा है और दूसरा फिनलैंड का बताया जा रहा है। हालांकि इन जगहों पर वो जाती हैं या नहीं जाती हैं या किस तरीके से उनके फ्यूचर में क्या चीज़ें रखी हुई, ये सब बात की ही बात है। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने का पूरा जो काम है वो एकदम खुले आसमान के नीचे चल रहा है। लेकिन इन सबके पीछे जो एक सवाल सबके मन में है ये कि आखिर 8 महीने पहले हुए चुनाव में इतनी बड़ी जीत के साथ वापसी करने वाली शेख हसीना से ऐसी कौन सी खता हुई कि देश में तख्ता पलट हो गया। इसको लेकर कई एंगल सामने आ रहे हैं। इस बीच जमात इस्लामी बांग्लादेश की स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर ICS का नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि इसी स्टूडेंट विंग ने प्लानिंग के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल, ऐसा पूरा खोखा तैयार किया जिसके चलते आज बांग्लादेश इतनी अनस्टेबल पोजीशन में पहुंच गया है। तो आइए जरा समझते हैं कि आखिर छात्र शिविर ने इसे कैसे अंजाम दिया होगा। सोर्सेस की माने तो छात्र शिविर के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष पूरे ढाका में पिछले करीब 3 साल से एक्टिव थे। यहाँ इन लोगों ने साजिशन छात्रों को भड़काना धीरे धीरे शुरू किया। सबसे पहले इस्लामी छात्र शिविर ने देश भर की यूनिवर्सिटी में उस परिषद को चुना जिसके जरिए बांग्लादेश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में छात्र एडमिशन लिए जाते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 5 साल में ही इस छात्र इकाई के सदस्यों की संख्या करीब 5000 से बढ़कर पूरे बांग्लादेश में करीब 1 लाख कैडर तक पहुंच चुकी है। पिछले 10 साल से परिषद लगातार यूनिवर्सिटीज को अप्रोच कर रहा था कि उनके कैडर को परिवेश परिषद में जगह दी जाए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने वाले छात्रों पर शुरुआत से ही जमात ने अपने इस इकाई के जरिए एक इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया था। 2023 आते आते पूरे बांग्लादेश में इस्लामी छात्र शिविर का एक ऐसा कैडर तैयार हो गया जो एक ही मैसेज में बांग्लादेश की सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरने को तैयार था। ये कैडर लगातार शेख हसीना और भारत के खिलाफ मुद्दे बनाता रहा। शेख हसीना ने साल 2024 में चुनाव जीतने के से ठीक पहले साल 2023 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच भी छात्र शिविर ने ढाका और उसके आसपास के इलाकों में कई आंदोलन किए थे, लेकिन वो हसीना सरकार की वापसी को रोक नहीं पाए। इसी छात्र इकाई से जुड़ा पूर्व सदस्य नूरुल इस्लाम बुलबुल फिलहाल ढाका की स्थानीय राजनीति में बेहद सक्रिय है। 2024 से पहले वो लगातार भारत विरोधी और शेख हसीना विरोधी प्रदर्शन में शामिल रहा था। शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात इस्लामी और उसकी छात्र शाखा, छात्र शिविर और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर बैन लगा दिया था। ये कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद से संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। हालांकि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी ने खुद अब बयान जारी करके हिंदू अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को टारगेट किए जाने की बात को एक्सेप्ट भी किया है। जमात इस्लामी ने कहा है कि कुछ व्यक्तियों के भड़काऊ भाषणों के कारण उपद्रवियों के एक ग्रुप ने शहरों, बंदरगाहों, गांवों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ इलाकों की सरकारी इमारतों, विरोधियों के घरों और विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों पर हमले किए गए। लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी सामने निकल कर आई हैं। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है और जाहिर सी बात है ये गलत है। जमात इस्लामी ने कहा कि हमने कई बार उपद्रवियों की इन हरकतों की निंदा भी करी है और अब भी कर रहे हैं। इन कंडीशंस में हमने देशवासियों के साथ साथ अपने संगठन के सदस्यों से सभी धर्मों के लोगों की संपत्तियों की रक्षा में संरक्षक की भूमिका निभाने का आह्वान किया है। हमारे देश में कोई भी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी नहीं है। इस देश में जन्म लेने वाले सभी लोग जाति, धर्म और वर्ण से परे हैं। इस देश के नागरिक हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका मतलब यही है कि भैया हम सबके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है कि अगर वाकई में जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जमात इस्लामी कर रहा है तो फिर हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो क्या वाकई में कोई एलियन नहीं कर रहा है?
क्योंकि वहाँ ना तो बांग्लादेश के लोग ऐसा मान पा रहे हैं, ना ही भारत में कुछ लोग ऐसा मानने को तैयार हैं। बांग्लादेश के एक बड़े अखबार द डेली स्टार ने कल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में कम से कम 27 जिलों में भीड़ ने हिंदू घरों और उनके बिजनेसेस पर हमले किए, तोड़फोड़ और आगजनी करी है, सामान लूटा गया है। ढाका के धनमंडी में सिंगर राहुल आनंद के घर में भी आग लगा दी गई और ये घर बताया जा रहा है कि करीब 140 साल पुराना था। शरीयतपुर में धानुका मानसा बारी मंदिर में तोड़फोड़ करी गई। इन्होंने राधा कृष्ण की मूर्तियों को खंडित कर दिया और मंदिर परिसर में लगे सभी 16 सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। अब मूर्तियों के खंडित करना तो हम जानते ही हैं कि भारत में जब पहले आक्रमणकारी आया करते थे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मूर्तियों को ही खंडित किया करते थे। इसके अलावा जिले के पार्वतीपुरा उपजिला में एक काली मंदिर सहित 5 मंदिरों पर हमला किया गया। दिनाजपुर शमशान घाट में भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करी। बंदर उपजिला में कुछ हिंदू परिवारों के घरों पर हमला हुआ। वहां हरिशोभा के लिए निर्धारित स्थान पर भी तोड़फोड़ करी गई। डेली रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बीरमपुर उपजिला में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बिजनेस करने वाले दिलीप कुंडू के घर पर हमला किया गया। उनकी दुकानों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करी और लूटपाट की। आवामी लीग के भी कम से कम 20 नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों को खत्म कर दिया गया। सोमवार को शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने की खबर के बाद सतखीरा में कम से कम 10 लोग खत्म हो चुके हैं। आवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करी गई है। कम से कम 27 जिलों में इसी तरह की घटनाएं दर्ज करी गई हैं। कई पुलिस स्टेशनों में आगजनी, हथियार और गोला बारूद लूटे जाने से राजधानी ढाका और देश के अन्य हिस्सों में लोग, खासकर कि माइनॉरिटी हिंदूज के बीच में वाकई में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप हो चुकी है। जमात इस्लामी के बारे में बात करें तो ये एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। ये राजनीतिक पार्टी पहले पूर्व पीएम खालिदा जिया की सपोर्टर पार्टियों में शामिल थी। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत एक अनडिवाइडेड इंडिया में हुई थी। बता दें कि जमात इस्लामी का बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं पर हमले करने में पहले भी नाम काफ़ी बार आया है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि जमात इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते रहे। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 3600 बार हमला किया गया। इसमें जमात इस्लामी का कई घटनाओं में सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन इन सब के बावजूद भी बॉलीवुड की तरफ से चू नहीं आया है। सवाल यही है कि क्या ये लोग वाकई में अपने आउटरीच को सिर्फ कुछ जगहों के लिए ही बचा के रखते हैं, या जब कोई इनको टूल किट पास करी जाती है तभी इनके मुंह से शब्द फूटते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये अभी भी एक्टिव है। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में लगातार कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपनी जो कहते हैं ना कि अरे हमें बुरा लगा, वो वाली भावना को व्यक्त किया है। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर शायद इनने आंखें मूंदना ही अपना पसंद किया। राफा को लेकर नहीं बोले होते तो शायद मुझे इस पर भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसको ही तो हिपोक्रेसी कहते हैं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।